बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम फेजेस ऑफ ब्रीथिंग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रही हैं। इसमें हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बारे में बात करेंगे। इंस्पिरेशन जो कि एक्टिव फेज भी कहलाती है ड्यूरिंग ब्रीदिंग। इसके दौरान क्या क्या कुछ होता है, सबसे पहले हम उसे देखेंगे और फिर एक्सपिरेशन के दौरान क्या चेंजेस आती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंस्पिरेशन को देखते हैं, जिसे हम एक्टिव फेज भी कहते हैं। इसके दौरान डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि सबसे पहले एक डोम शेप का होता है, एंड फ्लैटन्स, जिसकी वजह से डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैट होने की वजह से उसकी जो डोम शेप है वो रिड्यूस हो जाती है और वो फ्लैट हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि नीचे से लंग्स के ऊपर प्रेशर जो डायफ्राम लगा रहा था वो मिनिमाइज हो जाता है। इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं और इस दौरान इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं। हमने दो तरह के इंटरकॉस्टल मसल्स देखे थे, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इंटरनल रिलैक्स करते हैं। डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से उसकी डोम शेप रिड्यूस हो जाती है और वो फ्लैटन हो जाता है। इन दोनों एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है कि जो रिब केज है वो अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है, यानी ऊपर की तरफ और आगे की तरफ, जिसकी वजह से थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। रिब केज के अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करने की वजह से थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है और इसकी वजह से जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है लंग्स के ऊपर वो ड्रॉप कर जाता है बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो ड्रॉप कर जाता है, जिसे हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर है लंग्स के अंदर वो लंग्स एयर फ्लोज इनटू द लंग्स। जब लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाता है तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर फ्लो करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एल्वेलाई इन्फ्लेट होना शुरू कर देते हैं। और ये सारी फेजेस इंस्पिरेशन कहलाती हैं। इनको हम एक्टिव फेज का जिसको कि हम एक्टिव फेज का नाम भी देते हैं। अब हम एक्सपिरेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सपिरेशन एक पैसिव फेज है जो कि खुद ब खुद होती है, इसलिए उसको हम पैसिव फेज कहते हैं। यही चेंजेस जो इंस्पिरेशन में हो रही थी, इसकी रिवर्स चेंजेस एक्सपायरेशन के अंदर, जिसमें हम एक्सहेल कर रहे होते हैं, जो एयर है उसको लंग से बाहर निकाल रहे हैं। जो फेजेस एक्सपायरेशन के दौरान होती हैं वो इंस्पिरेशन की उल्ट हो रही होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इंस्पिरेशन में तो डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए थे, जिसकी वजह से उसकी डोम शेप रिड्यूस हो गई थी और वो फ्लैटन हो गया था। लेकिन एक्सपिरेशन के अंदर क्या होता है कि डायफ्राम के मसल्स अब रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा से अपनी डोम शेप अडॉप्ट करने लग पड़ता है, बिकम्स मोर डोम शेप्ड, यानी गुंबद की तरह से या तीर कमान की तरह से उसकी शेप दोबारा से बनना शुरू हो जाती है। जब डायफ्राम के मसल्स रिलैक्स होने से उसकी डोम शेप बनती है तो नीचे से लंग्स के ऊपर प्रेशर दोबारा एक्सर्ट होने लग पड़ता है। इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो इंस्पिरेशन के अंदर क्या हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया था। लेकिन एक्सपायरेशन में क्या होता है कि यही एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं
जो कि इंस्पिरेशन के दौरान क्या हो रहे थे, रिलैक्स, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यानी जो इंस्पिरेशन में चेंजेस हुई थी उनके उल्ट चेंजेस सारी की सारी एक्सपिरेशन में हो रही हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स कर रही हैं और इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो रिब केज है इट मूव्स डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। इंस्पिरेशन में क्या हुआ था, रिब केज मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था। लेकिन एक्सपिरेशन में डायाफ्राम के मसल्स रिलैक्स हुए हैं, जिसकी वजह से वो मोर डोम लाइक हो गया है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हुए हैं, जबकि इंटरनल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से रिब केज मूव्स डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, जिसकी वजह से क्या होता है कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है नीचे से भी, और रिब्स भी इस थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को रिब केज भी डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स के अंदर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्यू टू विच इस प्रेशर के इंक्रीज करने से, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर के इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो एयर लंग्स के अंदर फिल हुई थी इंस्पिरेशन के दौरान, अब उस एयर को एक्सपेल्ड करना शुरू कर दिया जाता है फ्रॉम द लंग्स। इस तरह से ये एक्सपायरेशन जो है वो एक पैसिव फेज के तौर पर खुद ही हो जाती है आफ्टर द इंस्पिरेशन। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो यही आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही होंगी। इसमें अगर आप नोट करें तो यहाँ पर आप देखेंगे थोरेसिक आपको ये सारी थोरेसिक कैविटी नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें ये नीचे आपको डायफ्राम दिखाई दे रहा है। ये ये हम इंस्पिरेशन के दौरान होने वाली चेंजेस को देख रहे हैं। डायफ्राम जो है उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जिसकी वजह से डायफ्राम जो लेस डोम लाइक हो गया है, और नीचे से जो लंग्स के ऊपर प्रेशर ये डायफ्राम एक्सर्ट कर रहा था वो अब कम हो गया है। और इसके साथ साथ क्या हुआ है कि जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी जो है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और इंटरनल रिलैक्स किए हैं, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी जो है वो एक्सपेंड हो गई है और रिब केज अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव कर गया है। ये आपको एरोस यही शो कर रही हैं। इसके बाद देखें, और जिसकी वजह से इंटरनल जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर गया है। ये एरो शो कर रहा है कि डायफ्राम नीचे की तरफ हो गया है और नीचे से भी प्रेशर कम हो गया है, जिसकी वजह से जो इंटरनल प्रेशर है विद इन द लंग्स, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, वो डिक्रीज हो गया है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से एयर जो है वो लंग्स के अंदर आकर एल्वेलाई में फिल होना शुरू हो गई है। ये इंस्पिरेशन हो गई। अब एक्सपायरेशन को आप देखें, एक्सपायरेशन के अंदर क्या हो रहा है, इन्हीं सारे प्रोसेसेस का उल्ट हो जाएगा कि डायफ्राम जो है वो रिलैक्स करेंगे उसके मसल्स, जिसकी वजह से वो देखें मोर डोम लाइक हो गया है, और ये एरो भी आपको यही शो कर रहा है कि वो नीचे से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है लंग्स के ऊपर मोर डोम लाइक होने की वजह से। और एक्सटर्नल जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स करके हैं और इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं, जिसकी वजह से रिब केज जो है उसकी मूवमेंट भी डाउनवर्ड और बैकवर्ड हुई है, और थ्रेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर जनरेट हुआ है, यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया है विद इन दी लंग्स देन दी आउटर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से लंग्स से एयर जो है वो एक्सहेल होना, एक्सपेल होना बाहर की तरफ शुरू हो गई है। ये तो थी एक्सपायरेशन। अच्छा, अब हम देखेंगे कि कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग या वेंटिलेशन किस तरीके से होती है। पहले तो हम इनवॉलंटरी कंट्रोल की बात करेंगे। इनवॉलंटरी कंट्रोल यानी जो
Involuntary control mean controlled by breathing center in the medulla of the brain. ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर एक ब्रीदिंग सेंटर मौजूद होता है जो कि ब्रीदिंग या वेंटिलेशन के प्रोसेस को इनवॉलंटरी कंट्रोल कर रहा होता है। जो वेंट्रल पोर्शन इस ब्रीदिंग सेंटर का है, इट इंक्रीजेस द रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग, जिसको हम इंस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। और जो डॉर्सल एंड लेटरल पोर्शंस होते हैं इस ब्रीदिंग सेंटर के, इट इनहिबिट्स द इंस्पिरेशन एंड स्टिमुलेट द एक्सपिरेशन, जिसको हम एक्सपिरेटरी सेंटर कहते हैं। यानी वेंट्रल पोर्शन ब्रीदिंग सेंटर का इंस्पिरेटरी सेंटर होता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग इंस्पिरेशन हो रही होती है, और डॉर्सल एंड लेटरल पोर्शंस जो हैं वो इंस्पिरेशन को इनहिबिट करते हैं और एक्सपिरेशन को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए उनको हम एक्सपिरेटरी सेंटर का नाम देते हैं। वॉलंटरी कंट्रोल की तरफ अब हम आ जाते हैं। Cerebral cortex can override involuntary to adjust the breathing rate and depth. Breathing can be consciously increased, decreased or stopped temporarily. हम बाज़ दफ़ा कॉन्शियसली भी ब्रीदिंग को इंक्रीज, डिक्रीज या स्टॉप कर लेते हैं टेम्परली, और वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की मदद से कर रहे होते हैं, जो कि ब्रेन का ही पार्ट है, और वो उस इनवॉलंटरी जो कंट्रोल है उसको ओवरराइड कर देता है, और बाज़ दफ़ा हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग ब्रीदिंग के रेट और डेप्थ को एडजस्ट कर रहा होता है। और जिस तरह हम बाज़ दफ़ा ब्रीथ को होल्ड कर लेते हैं, होल्डिंग द ब्रीथ में कंटिन्यू टिल द ऑक्सीजन, उस वक्त तक हम ब्रीदिंग को होल्ड करके रख सकते हैं जब तक कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो ड्रॉप नहीं हो जाता, जिसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस नहीं हो जाती। और आफ्टर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जब कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस हो जाता है, बंदा कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है, तो जो ऑटोनॉमिक कंट्रोल है वो खुद ऑटोमेटिकली रिज्यूम हो जाता है, यानी इनवॉलंटरी कंट्रोल फिर खुद ब खुद वर्क करना शुरू कर देता है। फिर आपका जो वॉलंटरी कंट्रोल है वो लॉस हो जाता है। इसके अलावा इमोशनल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं ब्रीदिंग के ऊपर, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। हम पहले इनवॉलंटरी कंट्रोल को थोड़ा सा, या ब्रीदिंग सेंटर के बारे में थोड़ी सी मजीद डिटेल में बात कर लेते हैं। बेसिकली जो ब्रीदिंग सेंटर है, ये कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है इन मेडुला, जो कि कंट्रोल द बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग बाय स्टिमुलेटिंग द डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। चूंकि आपको पता है कि डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ही बेसिकली इंस्पिरेशन के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो ये जो ब्रीदिंग सेंटर होता है, ये असल में इसी जो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, इनको स्टिमुलेट करके जो ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल, बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये किस तरीके से ये काम करता है ब्रीदिंग सेंटर? असल में ये रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी केमो रिसेप्टर्स, जो कि ब्लड के अंदर गैसेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं, और इसके अलावा स्ट्रेच रिसेप्टर से ये इंफॉर्मेशन लेता है, जो कि लंग्स और एयरवेज के अंदर मौजूद होते हैं। ये इन दोनों रिसेप्टर्स से, यानी केमो रिसेप्टर्स से जो कि ब्लड के अंदर गैसेस को मॉनिटर कर रही हैं, और स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो कि लंग्स और एयरवेज में मौजूद हैं, वो भी गैसेस को मॉनिटर कर रही हैं। तो इन दोनों से ये सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रीदिंग सेंटर रिसीव करता है, और फिर इसके अकॉर्डिंग, ये इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये फिर नर्व इम्पल्सेस सेंड करता है टू द डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स वाया द इंटरकॉस्टल नर्व। ये इंटरकॉस्टल नर्व की हेल्प से इंटरकॉस्टल मसल्स को
और डायफ्राम को नर्व impulses सेंड करता है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन दैट इट रिसीव्स फ्रॉम द केमोरिसेप्टर्स एंड स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अब ये जब ये मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम जो हैं वो इनको स्टिमुलस मिलता है, तो इन इस स्टिमुलेशन के नतीजे में इट कॉजेज द इनहेलेशन, और इनहेल होना ज़ाहिर सी बात है, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स स्टिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से इनहेलेशन होना शुरू हो जाती है। दैट लास्ट अबाउट 2 सेकेंड्स, वो 2 सेकेंड के लिए वो इनहेलेशन होती है। एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली रिलैक्सेशन, आपको पता ही है कि एक पैसिव प्रोसेस है, वो रिलैक्सेशन होती है। एंड सीजेशन ऑफ इम्पल्सिस होती है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सेंटर, और दैट अलाउज फॉर द पैसिव एक्सेलेशन। जब जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वहाँ से इम्पल्सिस नहीं आती और सीजेशन उनकी हो जाती है, और रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है मसल डायफ्राम एंड जो है इंटरकॉस्टल मसल्स का, तो इसके नतीजे में पैसिव एक्सेलेशन खुद ब खुद हो जाती है। तो इस तरीके से जो ये रेस्पिरेटरी सेंटर है वो इनवॉलंटरी तरीके से आपके ब्रीदिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। अब वॉलंटरी कंट्रोल में जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स रोल प्ले करता है, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स इनवॉलंटरी प्रोसेस को ओवरराइड कर देता है, और जिसके नतीजे में आप अपने ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं। और अगर ऑक्सीजन लेवल ब्लड के अंदर ड्रॉप कर जाए इस लेवल तक कि अनकॉन्शियसनेस हो जाए, तो फिर ऑटोनोमिक कंट्रोल जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रिज्यूम हो जाता है। अब इमोशनल इन्फ्लुएंस के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लिम्बिक सिस्टम बेसिकली हमारे जो है वो ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ मिलकर ही वर्क करता है टू इंटीग्रेट द इमोशनल एंड वॉलंटरी कंट्रोल ओवर ब्रीदिंग। अब ये लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, ये प्राइमरी रोल प्ले करता है इन processing the emotion, and it influences the breathing to match an emotional state। ये लिम्बिक सिस्टम बेसिकली इमोशंस को प्रोसेस करता है, और इन इमोशंस को ब्रीदिंग के साथ मैच करता है, ताकि ब्रीदिंग को इमोशन जिस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं वो दोनों मैच हो जाएं आपस में। जिस तरह सपोज करें, जिस तरह फियर के दौरान क्या होता है कि रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है, लिम्बिक सिस्टम ये इनिशिएट करवाता है, ट्रिगर करता है रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग को। इसी तरह सैडनेस के दौरान क्या होता है कि जी स्लो एंड डीपर ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये इमोशनल इन्फ्लुएंसेस हैं ओवर द ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग तो जिस तरीके से हो रही है वो तो होती है, बट जब इमोशनल स्टेट्स चेंज होती हैं तो उसके दौरान भी जो ब्रीदिंग के अंदर चेंजेस आती हैं वो कौन करवा रहा है, वो लिम्बिक सिस्टम करवा रहा होता है। लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन कैन इन्फ्लुएंस द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑन इमोशन, और जो कि मैंने अभी आपको बता दिया किस तरीके से वो आपकी इमोशंस जो हैं वो आपके ब्रीदिंग सिस्टम के साथ डील कर रही होती हैं। अब इस डायग्राम के अंदर आपको इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ब्रीदिंग सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में दिखाया गया है। जिस तरह आप देखेंगे मेडुला आपको नज़र आ रहा है ब्रेन का, और ये पोन्स मौजूद है यहाँ पर, ये पोन्स हैं, ठीक है। ये मेडुला है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप नज़र आ रहा है, ये डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, और ये आपको पोंटन रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है वो नज़र आ रहा है। और यहाँ से आपकी इम्पल्सेस जा रही हैं इन एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स के पास, ये देखिए एरो मेंशन कर रही हैं, और जिसके नतीजे में और डायफ्राम के पास, ताकि कंट्रोल किया जा सके इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के फिनोमिना को। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो गैसेस अब लंग्स के अंदर आ गई हैं
इनको ट्रांसपोर्ट किस तरीके से किया जाता है। जनरल रोल ऑफ ब्लड इन गैस ट्रांसपोर्ट सबसे पहले हम देखते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स, जो कि आपको पता है। एंड ट्रांसपोर्ट सबसे पहले अब हम देखते हैं कि भाई ऑक्सीजन किस तरीके से ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। दो गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यूज की तरफ जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज से लंग्स की तरफ आ रही है। सबसे पहले अब हम ऑक्सीजन को देखेंगे कि ऑक्सीजन ब्लड के जरिए से किस तरीके से ट्रांसपोर्ट की जाती है। मेन कौन सी फॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाती है? 2 मेन फॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल्स के ज़रिए से, उनके अंदर आपको पता है एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाती है और उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। और 97% ऑफ द ऑक्सीजन इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में रेड ब्लड सेल के ज़रिए से कैरी की जाती है फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज। जबकि जो 3% बाकी रिमेनिंग रेस्ट ऑफ 3% ऑक्सीजन है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जा रही होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम देखते हैं कि किस तरीके से ब्लड के अंदर बनता है, उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई हो जाता है तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबली अटैच होना, बाइंड होना शुरू कर देती है एट अ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसके नतीजे में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है। अब ये हाई पार्शियल प्रेशर किस वक्त होता है? ये लंग्स के अंदर जब इनहेलेशन हो रही होती है ऑक्सीजन एयर की, तो उस वक्त लंग्स के एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई हो रहा होता है और इसके नतीजे में ऑक्सीजन एल्वेलाई से ब्लड के अंदर जाती है और वहाँ हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती चली जाती है। अब ये रिएक्शन ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ मिलना और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना, दिस रिएक्शन ऑकर्स इन द लंग्स विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये काम हो रहा होता है। आपको पता है जब भी कहीं कोई केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर तो वहाँ पर कोई ना कोई एंजाइम अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो एंजाइम है जो एट अ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करवा रहा होता है within the lungs. And each hemoglobin molecule binds with the 4 oxygen molecule. अब एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होता है और इसके नतीजे में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अगर आप इस केमिकल रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर आपको यही नजर आ रहा है कि हीमोग्लोबिन Hb का एक मॉलिक्यूल है और 4O2 के मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फार्मूला क्या बन रहा है? HbO2 फ्राइस, यानी 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ मिल रहे होते हैं। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जरा हम देख लेते हैं कि किसके ऊपर डिपेंड करती है और किस तरीके से ये ऑक्सीजन फिर ट्रांसपोर्ट की जा रही होती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी PO2, P मीन पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर के साथ ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती चली जाएगी। मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कितनी है, यानी ब्लड कितना मैक्सिमम ऑक्सीजन अपने साथ कैरी करके ले जा सकता है। अगर हम देखें तो 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो कैरी कर सकता है एट 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर एट 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो तो इसके ऊपर ब्लड के 100 ml 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अब इस कैपेसिटी को जरा हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये 20 ml बनते किस तरीके से हैं। ये तो एक आइडियल सिचुएशन है कि 20 ml कैरी की जा सकती है,
ये भी हम देखेंगे कि एक्चुअल में कितनी कैरी की जाती है। नॉर्मली जो ब्लड है, 100 ml ऑफ ब्लड है, जब वो टिश्यूज़ के पास पहुँचता है, तो इस 20 ml ऑफ ऑक्सीजन में से जस्ट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ को रिलीज़ करके देता है कि वो इसको यूटिलाइज़ करें। यानी 20 ml में से 15 ml ब्लड के पास ही ऑक्सीजन रहती है, जस्ट 5 ml टिश्यूज़ के अंदर जाती है, जो कि यूटिलाइज़ की जाती है टिश्यूज़ के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। ऑक्सीजन सैचुरेशन डिटेल्स को ज़रा हम देखते हैं कि वो क्या क्या होती हैं, कितने पार्शियल प्रेशर के ऊपर कितनी सैचुरेशन होती है। 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद होती है। अगर हम ब्लड का 100 ml लेते हैं एक हेल्दी वुमेन का, तो उसके 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद है। अब ये अगर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद है, तो एक अगर हम कहें कि हीमोग्लोबिन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रोटीन अपने साथ कितनी ऑक्सीजन को बाइंड कर सकती है? जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो अपने साथ जस्ट 1.34 ml ऑक्सीजन को बाइंड कर पाती है। और 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर फिर कितनी ऑक्सीजन बाइंड होगी? यानी देखिए ना, 100 ml ऑफ ब्लड में सिर्फ 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रोटीन अपने साथ 1.34 ml ऑक्सीजन बाइंड करती है। तो आप 1.34 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर पाती है 100 ml ऑफ ब्लड में, वो निकल आएगी। और वो कितनी निकलेगी? वो 20 ml है, जो कि हमने शुरू में बात की कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की 100 ml ऑफ ब्लड की क्या है, तो वो 20 ml आ जाती है, जो कि 100% सेचुरेशन है। यानी अगर ब्लड 100% सेचुरेटेड हो, तो वो अपने साथ जस्ट 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड कैरी करके ले जा सकता है एट 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर। और आर्ट्रियल ब्लड के अंदर असल में कितनी ऑक्सीजन जा रही होती है? आर्ट्रियल ब्लड के अंदर 20 ml तो ऑक्सीजन एक आइडियल सिचुएशन है, 100% सेचुरेटेड सिचुएशन है। तो एक्चुअली जो आर्टेरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी करके 100 ml ऑफ ब्लड लेके जा रहा होता है, वो 19.4 ml होती है, 20 नहीं होती, बल्कि कितनी होती है? 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड कैरी करके आर्टरीज के ब्लड के अंदर अपने साथ लेके जाता है। वो 97% सेचुरेशन होती है, यानी 97% ब्लड सेचुरेटेड होता है, 100% नहीं होता, बल्कि 97% सेचुरेटेड हुआ होता है ऑक्सीजन से। कितने, अब क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उस वक्त कितना होता है जिस पर ये इतनी ऑक्सीजन 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन 100 ml ऑफ ब्लड कैरी करके लेके जा रहा है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उस वक्त 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, जबकि 97% सेचुरेशन आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन की हो रही होती है। वेन्स के अंदर अब हम देख लेते हैं कि वीनस ब्लड के अंदर यही सिचुएशन क्या होती है। ज़ाहिर सी बात है, वेन्स के अंदर ऑक्सीजन कम होगी, क्योंकि जब यही आर्टरीज का ब्लड टिश्यूज़ के पास जाएगा, तो वहाँ पर जाकर ये अपने में से 5 ml ऑफ ऑक्सीजन तो टिश्यूज़ में रिलीज़ कर देगा, और बाकी जो है ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर ही मौजूद रहेगी। अब 19.4 में से आप 5 ml ऑक्सीजन माइनस कर दें, तो बाकी क्या रह जाएगा? 14.4 ml ऑक्सीजन रह जाएगी पर 100 ml ऑफ ब्लड, क्योंकि इसमें 5 ml ऑक्सीजन आर्टरीज के ब्लड ने जब वो टिश्यूज के पास पहुंचेगा, तो अपने में से रिलीज कर देनी है टू द टिश्यूज। तो बाकी वीनस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितनी रह जानी है? 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड रह जानी है, और वो कितनी सेचुरेशन होगी? वो 75% सेचुरेशन होगी ऑक्सीजन की। और उस वक्त ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा जिस पर ये सारी सिचुएशन जो 75% वीनस ब्लड जो है वो सेचुरेट हुआ है, 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के ऊपर जो है वो 75%
ब्लड जो है वो सैचुरेट हुआ होता है। फैक्टर्स देख लेते हैं हम, कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को। राइज़ इन द बॉडी टेम्परेचर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इफ़ेक्ट करता है। ज़ाहिर-सी बात है, जब टेम्परेचर बॉडी का राइज़ कर जाता है तो ऑक्सीजन एब्ज़ॉर्ब होना भी, गैसेज़ की एब्ज़ॉर्प्शन भी कम हो जाती है। ऑक्सीजन भी एक गैस ही है। और इसी तरीके से ड्रॉप इन पीएच जो है, एसिडिटी ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इफ़ेक्ट होती है। इसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की चेंजेस भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ब्लड के इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। क्योंकि ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के साथ ये डायरेक्टली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लिंक होती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके। इस डायग्राम के अंदर आप इसी चीज़ को देखेंगे। डायग्राम आपको जल्दी समझ आ जाएगी। ये एक एल्वेओलाई है दिखाएगी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको एल्वेओलस का दिखाया गया है विद द कैपिलरीज, और उसी को यहाँ पर बढ़ा करके दिखाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेओलाई के अंदर से बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ रही है इनहेलेशन के ज़रिए से। ये एल्वेओलाई का इनसाइड है, इनसाइड ऑफ द एल्वेओलस, इसी को बढ़ा करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इनलार्ज करके दिखाया जा रहा है। ये कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क बाहर बिछा हुआ है, यहाँ से ये पोर्शन लिया गया है, सेक्शन लिया गया है, क्रॉस सेक्शन, और इसको यहाँ इनलार्ज करके दिखाया जा रहा है। ये ब्लड कैपिलरी गुजर के जा रही है। इस ब्लड कैपिलरी की के अंदर ये ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज फ्लो करते हुए जा रही हैं। ये ब्लड फ्लो आपको नज़र आ रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये एल्वेओलाई की इनसाइड है, तो इनसाइड पर ये सरफेक्टेंट आपको नज़र आ रहा है, मौजूद है। सरफेक्टेंट की लेयर मौजूद है। यहाँ पर नेमोसाइट्स मौजूद है, नेमोसाइट 2, नेमोसाइट टाइप 1 मौजूद है। स्क्वेमस फ्लैट सेल्स हैं जो एल्वेओलाई की वॉल बना रही हैं, और ये ब्लड कैपिलरी की वॉल बनाने वाले एपिथेलियल सेल्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, और ये कैपिलरी सेल्स जिन्हें हम कहते हैं। और यहाँ पर ये बेसल लैमेला की लेयर है, ये भी, और बेसल लैमेला, ये भी और ये भी, दोनों साइड्स पर ब्लू कलर की जो आपको नज़र आ रही है। अब ये जो रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है, इसके अंदर से डीऑक्सीजनेटेड आरबीसी है, जिसमें से ऑक्सीजन जो है वो ये बॉडी सेल्स को देकर आ गया हुआ है, और अब कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके ला रहा है, जो कि एल्वेओलाई के अंदर जा रही है। और यहाँ पर ये आपको आरबीसी नज़र आ रहा है, जो कि ऑक्सीजन जो है वो एल्वेओलाई से ले रहा है, कैरी कर रहा है, और ऑक्सीजनेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड आरबीसी नज़र आ रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब हम देख लेते हैं। पहले हमने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट देख ली, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जिन मेन फॉर्म्स के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट की जाती है इन ब्लड, वो 3 हैं। एक तो ये बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में ट्रांसपोर्ट होती है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाइकार्बोनेट आयन ही, HCO3- आयन की शक्ल में ट्रांसपोर्ट की जाती है। जबकि 23% कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करवा के इसको 23% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स, जबकि वाया द ब्लड। जबकि 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जा रही होती है। यानी 3 फॉर्म्स हैं जिनकी शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। 70% बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में, 23% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और 7% जो है वो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इन दी प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट की जा रही है। बारी बारी अब हम इनको देखते हैं डिटेल में किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होती हैं। एज अ बाइकार्बोनेट आयन जो कि 70% है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की जा रही है इसी शक्ल में। तो इस शक्ल में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम डिटेल में देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू द रेड ब्लड सेल्स एंड कंबाइंस विद द वाटर। जब टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू में ज़्यादा होने की वजह से वहाँ से ये ब्लड के अंदर
ब्लड कैपिलरीज के अंदर आती है और रेड ब्लड सेल में दाखिल होती है, तो डिफ्यूज़ होती है, तो इन रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज़ के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करती है और कंबाइन करके ये बनाती है कार्बोनिक एसिड H2CO3। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ इन आरबीसीज़ मिलती है तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनता है। एंजाइम वही जो ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने के दौरान काम कर रहा था, वर्क कर रहा था, वही एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। उसी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन भी होता है और कार्बोनिक एसिड बन जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में। ये कार्बोनिक एसिड चूंकि एक स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होती तो ये फ़ौरन से डिसोसिएट होता है। H2CO3 या कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है और हाइड्रोजन आइन और बाइकार्बोनेट आइन बना देता है। जो बाइकार्बोनेट आइन है, चूंकि बाइकार्बोनेट आइन की फॉर्म में हमने कहा कि 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी आइन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी, तो ये वो बाइकार्बोनेट आइन है जिसकी शक्ल में अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। अब हाइड्रोजन आइन क्या होता है? जो हाइड्रोजन आइन रिलीज होता है इस प्रोसेस में, ये बाइंड करता है विद हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन को बना देता है हीमोग्लोबोनिक एसिड। हीमोग्लोबिनिक एसिड यानी HBB बना देता है और साथ ही ऑक्सीजन उससे रिलीज करवा देता है। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ ये H+ आइन रिलीज जो कार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन से रिलीज हुआ है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को रिलीज करवा के उसको हीमोग्लोबिनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, HHB में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो एसिड बन जाता है हीमोग्लोबिन, ये इस रिएक्शन को आप देखें, HbO2 प्लस H हाइड्रोजन आइन और HB प्लस O2 यानी ऑक्सीजन रिलीज हो गई है। अब ये जो हीमोग्लोबिन का एसिड बन गया है, ये अब इस दौरान क्या होता है कि वो जो कार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन से बाइकार्बोनेट आइन बना था, ये बाइकार्बोनेट आइन क्या करता है कि ये प्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज कर जाता है। ये सारा रिएक्शन हुआ था आरबीसीज के अंदर, ये याद रखिएगा, आरबीसीज के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अब यहाँ से ये बाइकार्बोनेट आइन आरबीसीज से निकलता है और प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में डिफ्यूज हो जाता है। जब ये बाइकार्बोनेट आइन जो कि एक नेगेटिव आइन है प्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज करता है, तो आरबीसी के अंदर नेगेटिव आइन के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए नेगेटिव आइंस जो कि KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड से रिलीज हुए होते हैं, वो आरबीसीज के अंदर एंटर हो जाती हैं फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा, ताकि जो आइन बैलेंस है उसको मेंटेन रखा जा सके। क्योंकि बाइकार्बोनेट आइंस डिफ्यूजेस आउट हो गई हैं इनटू द प्लाज्मा फ्रॉम द आरबीसीज, तो क्लोराइड आइन प्लाज्मा से जो कि KCl से रिलीज हुए हैं वो प्लाज्मा के से आरबीसीज के अंदर एंटर हो जाती हैं। इस क्लोराइड आइन के शिफ्ट को हम क्लोराइड शिफ्ट का नाम दे देते हैं। जबकि ये तो ब्लड के अंदर प्रोसेसेस हुए हैं, जबकि जो लंग्स के अंदर हैं इसके सारे रिवर्स प्रोसेस हो रहे होते हैं। यानी जो बाइकार्बोनेट है वो हाइड्रोजन आइन के साथ मिल रहा होता है, बाइकार्बोनेट आइन हाइड्रोजन आइन के साथ मिलता है और कार्बोनिक एसिड बन जाता है। कार्बोनिक एसिड फिर ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के ज़रिए बॉडी से बाहर एक्सहेल कर दी जाती है। अच्छा, इसी कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को अब हम इस डायग्राम के ज़रिए से भी देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो आपको ये एल्वुलाई नज़र आ रहा है, एल्वुलस है, और ये आपको ब्लड कैपिलरी नज़र आ रही है। ये फ्यूज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है। ये एपिथेलियल सेल्स है
एल्वेलाई के। ये ब्लड प्लाज़्मा जो येलो कलर का है वो आपको ब्लड प्लाज़्मा नज़र आ रहा है, ये एक आरबीसी आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, रेड ब्लड सेल दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब इस रेड ब्लड सेल के अंदर अगर आप देखें, तो क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अ, ये लंग्स के पास आके प्रोसेस हो रहा है। जो आपसे कहा था कि क्या होगा कि बाइकार्बोनेट और H प्लस आयन दोनों आपस में मिल जाएँगे और मिलकर कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड एसोसिएट होके कार्बोनिक एनहाइड्रेज़ की प्रेज़ेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर रेड ब्लड सेल से निकल कर चली जाएगी। हाँ। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा कि जो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में आई हुई है, वो भी यहाँ पर आकर लंग्स के पास आकर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो लंग्स के अंदर चली जाएगी ताकि इसको बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जा सके। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा कि वो पार्शियल प्रेशर चूँकि एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो एल्वेलाई से निकलेगी और आरबीसीज़ के अंदर जाएगी। वहाँ पर चूँकि हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन आयन सेल्स के पास, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो वाटर के साथ मिली थी और उसने कार्बोनिक एसिड बनाया था और कार्बोनिक एसिड ने डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन बनाए थे और इस हाइड्रोजन आयन के बारे में हमने कहा था कि ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, ये रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा और ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, ये हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा और मिलकर इसको एचएचबी में कन्वर्ट कर देगा और एसिड में कन्वर्ट कर देगा और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। और यहाँ पर लंग्स के पास आकर क्या होता है, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा तो ये ऑक्सीजन सेल्स के अंदर चली जाएगी, ये काम सेल्स के पास होगा। लेकिन यहाँ चूंकि हम बात कर रहे हैं लंग्स के पास, एल्वेलाई के साथ क्या हो रहा है कि एल्वेलाई के अंदर चूंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, आरबीसीज के अंदर जा रही है और वहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या कर रही है, ये एचएचबी यानी हीमोग्लोबिनिक एसिड के साथ मिल रही है। वो किस तरह से बना हुआ है, वो उसी हाइड्रोजन आयन के हीमोग्लोबिन के साथ मिलने से बना हुआ है, उसके साथ मिल रही है और इसमें से इस हाइड्रोजन आयन को अलग कर रही है, ये हाइड्रोजन आयन अलग हो रहा है और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स अटैच हो रही हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ये बन रहा है और इस तरह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट की जाएगी ब्लड के ज़रिए से और कुछ ऑक्सीजन जो है वो आपको बताया था कि वो डिज़ोल्व फॉर्म में इन प्लाज्मा भी कैरी करके ले जाई जाएगी। अब हमने सेकंड जिस शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की जाती है, कार्बामाइन अमाइनो हीमोग्लोबिन की शक्ल में, वो देख लेते हैं जो कि 23% कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्ट की जा रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स विद द ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट होता है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है एंड दिस फॉर्मेशन इज फोर्स्ड बाय द हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द टिश्यूज में जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जहाँ पर के रेस्पिरेशन सेलुलर हुई थी जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा बनी थी और उसी वजह से सेल्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई हो गया था। ये फेवर करता है ये फेवर करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो और कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बने। लंग्स के अंदर हाई कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर की वजह से इन ब्लड causes the carbon dioxide release from the hemoglobin, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। जब लंग्स के पास यही हीमोग्लोबिन हाई कार्बन डाइऑक्साइड वाला पहुंचता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के हाई पार्शियल प्रेशर की वजह से जो ब्लड में होता है ये हीमोग्लोबिन यहाँ से रिलीज होती है, हीमोग्लोबिन से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और लंग्स के एल्वेलाई के अंदर जाना शुरू कर देती है। इस तरह से जो 23%
कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन की शक्ल में ट्रांसपोर्ट की जा रही होती है फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। अब हमने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ पार्ट यानी 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट की जा रही होती है। माइनर बट डायरेक्ट मेथड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट जो है वो यही वाला मेथड है। इट contributes to the total carbon dioxide content in the blood. Buffering and pH maintenance. Hydrogen ions buffered by the hemoglobin to prevent the blood acidity. चूंकि जो हाइड्रोजन आइन कार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन से पैदा हो रही होती हैं उनको हीमोग्लोबिन बफर्ड कर देता है। अगर ये हाइड्रोजन आइन ब्लड के अंदर रहे तो इससे ब्लड की एसिडिटी जो है वो ज़्यादा हो सकती है। उससे उसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है कि हीमोग्लोबिन उनको अपने साथ अटैच करवा लेता है और खुद एसिडिक बन जाता है और इस तरीके से जो है वो ब्लड की एसिडिटी को बफर कर रहा होता है। इसके अलावा जो KCl है जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि वो क्लोराइड आइन जो है वो देता है और ये क्लोराइड आइन जो है जब बाइकार्बोनेट आइन आरबीसी से निकलकर प्लाज्मा में जा रही होती हैं तो उन को काउंटर करने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आइन जो हैं वो आरबीसीज के अंदर आ रही होती हैं जो कि कहाँ से आती हैं वो KCl से आ रही होती हैं। बाइकार्बोनेट आइन्स इन द प्लाज्मा फॉर्म द सोडियम बाइकार्बोनेट। जो बाइकार्बोनेट आइन प्लाज्मा के अंदर जाते हैं वो आयनिक फॉर्म में नहीं रहते, वो बल्कि क्या करती हैं वो वहाँ पर जाकर सोडियम के साथ मिल जाती हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट बना देती हैं और इस फॉर्म में फिर इनको प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। एंड मेंटेन्स द ब्लड पीएच अराउंड द 7.4। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ब्लड की पीएच को 7.4 तक मेंटेन रखने की कोशिश करती हैं। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में आपको ये सारे ही प्रोसेसेस जो हैं वो क्लियरली समझ आ जाएंगे। इस जो है वो डायग्राम में सबसे पहले आप देखें तो ये आपको सेल्स नज़र आ रही हैं, टिश्यू सेल्स हैं ये और ये जो है वो एल्वेलाई हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये एल्वेलाई हैं और कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि सेल्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और यहाँ पर चूंकि इंस्पिरेशन हो रही है तो इसके नतीजे में ऑक्सीजन जो है वो एल्वेलाई के अंदर आ रही है। ये ऑक्सीजन क्या कर रही है, सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं उससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है। टिश्यू सेल से ये कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू सेल से रिलीज हो रही है और ब्लड के अंदर आरबीसीज के अंदर आ रही है। ये रेड ब्लड सेल आपको दिखाया गया है आरबीसीज के अंदर आ रही है और ये जिसका वाइट पोर्शन है ये आपको प्लाज्मा नज़र आ रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर वाटर के साथ आरबीसीज के अंदर मिलती है और मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कार्बोनिक एसिड बनाती है। ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है फौरन से और डिसोसिएट होके ये बाइकार्बोनेट आइन और H+ आइन बना देता है। ये बाइकार्बोनेट आइन यहाँ आरबीसी से निकलती हैं और प्लाज्मा के अंदर चले जाती हैं और वहाँ पर ये सोडियम आइन के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बना देती हैं और इसके ज़रिए से ये डिज़ोल्व फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक बाइकार्बोनेट आइन की शक्ल में यहाँ से प्लाज्मा में के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट की जा रही होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड से सेल से आती है वो ब्लड के अंदर प्लाज्मा में डिज़ोल्व फॉर्म में भी जो है वो इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। अब जो जितने बाइकार्बोनेट आइन आरबीसी से निकलकर ब्लड प्लाज्मा में जाती हैं उतने ही क्लोराइड आइंस जो कि KCl की डिसोसिएशन से KCl से रिलीज हो रही होती हैं, उसके आयनाइज होने से रिलीज हो रही होती हैं। ये क्लोराइड आइन आरबीसीज के अंदर क्लोराइड शिफ्ट के ज़रिए से आ रही होती हैं ताकि आइन बैलेंस को आरबीसी और प्लाज्मा के अंदर मेंटेन रखा जा सके। अब ये जो हाइड्रोजन आइन पैदा होती हैं कार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन से, ये हाइड्रोजन आइन यहाँ पर आप देखें ये हाइड्रोजन आइन
हीमोग्लोबिन के साथ मिलती हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ मिलती हैं और मिलकर उसको एचएचबी में हीमोग्लोबिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं और ऑक्सीजन इसमें से रिलीज कर देते हैं। ये ऑक्सीजन रिलीज हो गई है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देती हैं और यही वो ऑक्सीजन होती है जिसको कि फिर टिश्यूज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और रेड ब्लड सेल के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इसी ऑक्सीजन को फिर टिश्यूज के अंदर रिलीज किया जाता है फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन है ये एल्वेलाई से आती है। एल्वेलाई से आने के बाद ये एच बी के साथ मिलती है और मिलकर इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, यहाँ देखिए अब आपको ये एरो सारे दिखाई देंगे। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, ये ऑक्सीजन एल्वेलाई से आ रही है और ये एच बी के साथ मिल रही है और मिलकर इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर रही है और साथ ही हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये क्या कर रहा है, ये अपने में से इस ऑक्सीजन को रिलीज करता है जब ये सेल्स के पास पहुंचता है और ये ऑक्सीजन सेल्स के अंदर चली जाती है और खुद ये हीमोग्लोबिन दोबारा से बन जाता है। ये हीमोग्लोबिन फिर से क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन के साथ मिलता है और मिलकर एच बी बना देता है। ये एच बी दोबारा से ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देगा। ये हाइड्रोजन आयन आया कहाँ से था, ये कार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन से बना था। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड के तीन हमने कहा था कि 3 फॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए से ट्रांसपोर्ट की जा रही होती है। एक डिसॉल्व्ड फॉर्म में इन दी ब्लड प्लाज्मा, दूसरा वाटर के साथ मिलकर बाइकार्बोनेट आयन बनाकर और तीसरा जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है और अटैच होकर हीमोग्लोबिनिक एसिड सॉरी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन भी जिसे हम कहते हैं वो बनाती है और इस फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट की जा रही होती है फ्रॉम दी सेल्स टू दी लंग्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से आज का समझ आ गया होगा और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।